नमस्कार। आज का टॉपिक है पैज़ाइज़ा। पैज़ाइज़ा जो कि एक कवक है और जिसको पैज़ाइज़ेल्स ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। इस गण में लगभग 60 वंश और 500 जातियां हैं। ये सभी जातियां मृतोपजीवी हैं जो कि वृक्षों के स्तंभ, शाखाओं और पत्तियों और कार्बनिक पदार्थ युक्त मिट्टी तथा गोबर में पाई जाती हैं। इनका कवक जाल प्रायः अधोस्तर की सतह से नीचे शाखित कवक तंतु का जाल बनाता है। इस गण के सभी कवकों में एस्कोकार्प अर्थात फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम होती है और इनकी आकृति प्याले के समान होती है। इसी कारण से इस गण के सदस्यों को कप फंजाई कहा जाता है। इन फंजाई में सामान्य रूप से अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ जातियों में कोनिडिया या क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा प्रवर्धन होता है और लैंगिक जनन मुख्य रूप से इनमें पाया जाता है। अब ये जो ऑर्डर है, इसमें लगभग जो फैमिली 7 कुलों को रखा गया है। एलेक्सोपोलिस और मीम्स के वर्गीकरण के आधार पर इनको एक 7 कुलों के अंदर 7 कुल इसके अंदर रखे गए हैं। उसी में से पैज़ाइज़ेसी एक फैमिली है जिसके अंदर पैज़ाइज़ा को रखा गया है। और अब आते हैं हम पैज़ाइज़ा के लक्षण, मतलब पैज़ाइज़ा क्या है। तो सबसे पहले उसका प्राप्ति स्थान कि वो कहाँ पर पाया जाता है। तो पैज़ाइज़ा जो कि एक मृतोपजीवी कवक है और सड़े सड़े गले लट्ठों पर या वृक्षों की छाल पर, जंगल की मिट्टी जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ पर पाया जाता है। कुछ जातियाँ इसकी जली हुई लकड़ी या अ, अन्य शमल रागी होती हैं। इसकी लगभग 100 जातियाँ होती हैं, 100 जातियाँ प्राप्त हैं और सभी जातियाँ मृतोपजीवी है। भारतवर्ष में इसकी लगभग 25 जातियाँ पाई जाती हैं, मुख्य रूप से जैसे पैज़ाइज़ा वेसिकुलोसा, पैज़ाइज़ा पर्स्यूलेटा, पैज़ाइज़ा कैटनस, पैज़ाइज़ा एकिनोस्पोरा, पैज़ाइज़ा म्यूटीगुटुलेटा सामान्य रूप से पाई जाने वाली जातियाँ हैं। अब आते हैं इसकी कायिक संरचना किस प्रकार से होती है। तो इनका जो कवक जाल होता है वो सुविकसित, शाखित और पेरिनियल होता है या चिरस्थायी होता है। कवक तंतु सेप्टेट होते हैं यानी पटयुक्त होते हैं और इनकी कोशिका एक केंद्र की होती है। कवक तंतु अधोस्तर के नीचे एक जटिल जाल के रूप में फैले रहते हैं, पोषक और जो कि पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। अधोस्तर से ऊपर केवल फलन पिंड यानी कि एपोथीसिया का विकास होता है। इनके अंदर अब जनन किस तरह से होता है, तो इनमें जनन मुख्य रूप से लैंगिक विधि के द्वारा ही होता है, लेकिन पैज़ाइज़ा में अलैंगिक जनन भी पाया जाता है कुछ जातियों में। तो पैज़ाइज़ा की कुछ जातियों में, अधिकांश जातियों में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ जातियों में जैसे पैज़ाइज़ा रिपेंडा, पैज़ाइज़ा वेसिकुलेसा आदि जातियों के अंदर कोनिडिया या क्लेमाइडो बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। कोनिडिया निर्माण के समय कुछ तंतुओं की ऊर्ध्व वृद्धि होती है, मतलब जब कोनिडिया का निर्माण होगा तो निर्माण के समय, और कोनिडिया का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है जनरली। तो कोनिडिया के निर्माण के समय जो कवकजाल है उस कवकजाल से कुछ कवक तंतु ऊपर की तरफ ऊर्ध्व वृद्धि करेंगे और ऊर्ध्व वृद्धि करेंगे तो जो ऊर्ध्व भाग होगा उसको हम कहेंगे कोनिडियोफोर के रूप में कार्य करेगा वो, और वो उसका शीर्ष भाग फूल जाएगा और फूल एक वेसिकल के समान संरचना बना लेगा, जिसकी सतह पर अनेक कोनिडिया, जिसके मतलब बार बार डिवीजन से अनेक कोनिडिया बनेंगे। ये जो कोनिडिया होते हैं वो हैलाइन होते हैं, दीर्घवृत्ताकार होते हैं और पतली भित्ति युक्त होते हैं, और ये कोनिडिया किसी उपयुक्त अधोस्तर पर गिरकर अनुकूल परिस्थितियों में
अंकुरण से कवक जाल बनाते हैं। अब आते हैं क्लेमाइडो बीजाणु का निर्माण किस तरह से होता है। जिन जातियों में क्लेमाइडो बीजाणु बनते हैं उनमें क्लेमाइडो बीजाणुओं का निर्माण कवक तंतुओं की कोशिका के द्वारा होता है। ये मोटी भित्ति युक्त होती हैं और सुप्त कोशिकाएं होती हैं। इनका निर्माण कवक तंतु के अंतर्वेशी स्थिति में एकल या श्रृंखलाओं में होता है और अनुकूल परिस्थितियों में कोनिडिया की तरह ही ये जनन नलिका अंकुरण जनन नलिका द्वारा ही होता है। अब आते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन इनमें किस तरह से होता है। तो लैंगिक जनन ओगेमस प्रकार का होता है, अर्थात इनमें पूंधान लैंगिक जनन इनमें सोमेटोगेमी सोमेटोगेमस कॉपुलेशन के द्वारा होता है। इनमें पूंधानी व एस्कोगोनियम नहीं पाए जाते हैं। मतलब लैंगिक जनन सोमेटोगेमी प्रकार का होता है और उसमें एंथीरिडिया और एस्कोगोनियम नर जनानंग मादा जनानंग स्पेशल नहीं पाए जाते हैं। अधोस्तर के नीचे जो कवकजाल की कुछ शाखाओं का जीवद्रव्य सघन होता है लैंगिक जनन के समय, और इनकी कोशिकाएं एक या बहुकेंद्र की होती हैं। अब इन कवक तंतुओं की समीपवर्ती कोशिकाएं संलयित होकर डाइकैरियोटिक कोशिका का निर्माण करती हैं। मतलब जो दो समीपवर्ती कोशिकाएं हैं जिनका आपस में संलयन होगा और डाइकैरियोटिक कोशिका का निर्माण होगा। कुछ जातियों में कभी कभी एक ही कोशिका के दो केंद्रक डाइकैरियन बनाते हैं और ये प्रक्रिया कहलाती है ऑटोगैमस पेयरिंग। और ये जो डाइकैरियन बनता है, डाइकैरियोटिक हाइफी की कोशिकाएं एस्कोजीनस हाइफी बनाती हैं। यहाँ पर अब ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया का निर्माण नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये एस्कोजीनस हाइफी एक नॉर्मल माइसीलियम ही एस्कोजीनस हाइफी का निर्माण करेगा और ये एस्कोजीनस हाइफी जो डाइकैरियोटिक स्थिति में डाइकैरियन बना रहे हैं, तो ये कोशिका सीधे ही एस्कस मदर सेल के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर जैसा कि हम जनरली एस्कस फॉर्मेशन एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में एस्कस फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि क्रोजियर का निर्माण होता है और फिर वहाँ पर दोनों न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा। क्रोजियर के निर्माण के बाद एक पेनल्टीमेट सेल बनती है और उसका निर्माण होता है। तो इस तरह की जो भी प्रक्रिया ये यहाँ पर पेजाइजा में नहीं होती है। पेजाइजा में एस्कोमाइटिना के जो दूसरे सदस्यों की भांति यहाँ पर क्रोजियर का निर्माण नहीं होता है और एस्कोजीनस हाइफी जो है वो शीर्षस्थ कोशिका ही यहाँ की जो एस्कोजीनस हाइफी बनते हैं, इनकी जो शीर्षस्थ कोशिका है वही एस्कस मदर सेल की तरह कार्य करती है और इसमें उपस्थित केंद्रक युग्म जो है वो दोनों केंद्रक संलयित होकर एक द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं और ये कोशिका लंबाई में वृद्धि करके एक बेलनाकार अथवा मुग्धाकार एस्कस बनाती है। इसमें उपस्थित द्विगुणित केंद्रक सर्वप्रथम एक अर्धसूत्री विभाजन, उसके पश्चात समसूत्री विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप 8 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। ये केंद्रक अपने चारों ओर एक भित्ति स्त्रावित करके एस्को बीजाणु बनाते हैं। इस प्रकार एक एस्कस में 8 एस्को बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंडाकार और दीर्घवृत्तीय एक केंद्र की होते हैं। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको एपोथीसियम कहा जाता है। तो इस तरह से एपोथीसियम कई सारे एस्कस और पैराफाइस जो वेजिटेटिव माइसीलियम है ये सब मिलकर और एक प्यालीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इस प्यालीनुमा संरचना को हम कहते हैं एपोथीसियम और ये एपोथीसियम ही हमको जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर ऊपर यही संरचना हमको पेजाइजा की दिखाई देती है। माइसीलियम अधोस्तर के नीचे होता है। अब एपोथीसियम की संरचना किस तरह की होगी, तो ये जो एसाई है ये प्यालेनुमा एपोथीसियम के भीतर परस्पर समांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और एपोथीसियम सवृंत या अवृंत संरचना होती है। मतलब कुछ जातियों में सवृंत भी हो सकती है और कुछ जातियों में अवृंत भी हो सकती है।
इनका व्यास 1 से 10 सेंटीमीटर तक होता है और सामान्यतः यह व्यावर्ती अथवा मुड़े हुए होते हैं। और यदि इसकी हम अनुदैर्ध्य काट काट के देखें तो इसकी आंतरिक संरचना हमको इस तरह से दिखाई देती है। इसमें 3 लेयर हमको दिखाई देती हैं, हाइमेनियम, सब हाइमेनियम और एक्स एक्स एक्सपुलम। अब हाइमेनियम लेयर जो सबसे ऊपर की तरफ जो होती है, एपोथ हाइमेनियम लेयर कहाँ पर होगी, तो एपोथीसियम की जो सबसे भीतरी परत है वो यहाँ पर वो हाइमेनियम होती है और यहाँ पर एसाई और पैराफाइसिस से निर्मित होती है ये। और दोनों प्रकार की कोशिकाएं एपोथीसियम की सतह पर समकोण में व्यवस्थित होती हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं। ये चित्र ए जो दिख रहा है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो एस्कस, यहाँ पर सारे एस्कस लगे हुए प्याले नुमा संरचना दिखाई दे रही है और इस प्याले नुमा संरचना में एस्कस लगे हुए हैं और इन एस्कस के बीच बीच में हमको कई सारे पैराफाइसिस दिखाई दे रहे हैं। दूसरी लेयर जो है वो सब हाइमेनियम लेयर, जो हाइमेनियम से नीचे की तरफ अंदर की तरफ होती है, इसको सब हाइमेनियम कहते हैं। और इस परत के अंदर कवक तंतु हाइमेनियम की सतह से समानांतर व्यवस्थित होते हैं और ये एसाई और सहसूत्रों का निर्माण करते हैं। अब एक्सीपुलम, यह एपोथीसियम की सबसे बाहरी स्तर होती है और जो कि वंध्य कवक तंतुओं से निर्मित होती है, यानी कि ये इसके लिए एक तरह से रक्षा का कार्य भी करती है। इसको हम पेरिडर्म भी कह सकते हैं। ये यहाँ पर चित्र बी में आप देख सकते हैं कि ये एस्कस है और छोटा सा पोर्शन जो एपोथीसियम का है उससे हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऊपर की तरफ एस्कस और पैराफाइसिस जहाँ दिख रहे हैं ये हाइमेनियम लेयर होगी, उसके नीचे वाली सब हाइमेनियम लेयर हो गई और इस एस्कस के अंदर हमको 8 एस्को बीजाणु दिखाई देते हैं। एपोथीसियम की एस्कस बीजाणु की प्रकीर्णन सामान्यतः आर्द्र वातावरण में, मतलब नमी को अवशोषित करके एस्कस से ये बाहर निकलते हैं वो और अंकुरित होकर एक नया कवक जाल बनाते हैं। धन्यवाद।